कि वो प्रेशर डालना चाह रहे हैं फार ईस्ट एशियन कंट्रीज और स्पेसिफिकली चाइना पे, क्योंकि चाइना का तकरीबन 90% ऑयल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। यानी कि अब जंग सिर्फ ईरान के साथ नहीं, अब चाइना के साथ भी, अब यूके के साथ भी, और ऑस्ट्रेलिया ने भी मुखालफत कर दी है। जी बिल्कुल, फ्रांस और यूके ने तो कहा कि हम मदद नहीं करेंगे। क्या ट्रंप ये अफोर्ड कर सकता है इतनी ज्यादा मुखालफतें? जो मुखालफत इस वक्त अंदर है ना अमेरिका में, वो देखते हुए तो समझ ही नहीं आता कि लॉजिक क्या है ये करने की। और चाइना ये इतना क्रूशल होगा क्योंकि चाइना का तो स्टेटमेंट आ गया कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ईरान उस पर कंट्रोल रखता है और इसीलिए हमारा उनसे मुआहदा है तो हमारे शिप्स को ना तंग किया जाए, मतलब उनकी आमदो रफ्तार ना रोके। लेकिन लेट्स सपोज कोई अगर वैसे जा रहा हो चाइना का, उसको अमेरिका ब्लॉक करता है, वो ईरान नहीं जाने देता, यहाँ से निकलने नहीं देता, तो फिर सोचे ना, वो तो हम शायद जिस पे बात कर रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 3 हमें एक रुकवाने में कामयाब हो गए, इट माइट बी द बिगनिंग ऑफ इट। वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकती है, मतलब इट माइट बी द बिगनिंग। अगर चाइना इन्वॉल्व हो जाए या चाइना की वेसल्स को नुकसान पहुंचाए अमेरिका या उसको ब्लॉक करे, तो फिर सोचे ना सिचुएशन कितनी ज्यादा एस्केलेट हो जाएगी। कि 21 अप्रैल तक जो सीज फायर है वो रहेगा या उससे पहले भी ब्रेक थ्रू हो जाएगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। ट्रम्प के होते हुए आप कुछ प्रेडिक्ट करना जो है ना, मेरे ख्याल से वेरी डिफिकल्ट। उस पर आप सट्टा ही लगा सकते हैं कि क्या होगा। बट कल तक जो अपडेट्स हमारे पास थी, दोनों तरफ से दोनों फरीकैन इस चीज़ पे इत्तेफाक करते थे कि जो इंटैक्ट रहेगा आपका सीज फायर, और बल्कि ये भी इतलात थी कि अगर 21 तारीख तक कोई रिजॉल्व नहीं होता ये इशू, तो फर्दर भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, एक टेम्परेरी सीज फायर को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो हो सकता है आप बमबारी तो ना देखें, लेकिन अगर कोई शिप सामने सामने आती है, कोई वहाँ सिचुएशन बिगड़ती है, तो फिर शायद आप दोबारा वही एस्केलेशन देखें। एक और चीज़, साउथ लबनान में आज भी इसराइल ने हमले किए हैं, और 2 दिन पहले खबरें आ रही थी कि जब इस लेबनान के वजीर आजम ने इसराइल के वजीर आजम से रब्ता किया तो शायद वो भी बातचीत के लिए तैयार हो गए थे, और शायद मंगल को वो टॉक्स होने थे। कल हो रही है जी, लेकिन अब उससे पहले फिर बमबारी हुई है। अब ये इसराइल के जो अज़ाइम है वो तो आपको पता है हावी अमेरिका पे भी और पूरे मशरिक़ वस्ता पर, तो इसलिए प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये सवाल मेरा सबसे है कि कोई तो इसराइल को काबू करेगा? कोई नहीं कर सकता। देखिए, अमेरिका माइनस अमेरिका तो इसराइल कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसराइल का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है अमेरिका पे और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप पे, तो वो तो उसके दिफा में हमेशा आता है। लेकिन अब दिफा में नहीं, वो एक एग्रेसर के तौर पे भी जब इसराइल सामने आ रहा है और अपने अज़ाइम इस खत्ते में बड़ा वाजे कर रहा है, क्योंकि देखें कोई मुल्क हो जहाँ पे गजा हो, सीरिया हो, लेबनान हो, ये वो ममालिक हैं जहाँ पे इसराइल ने अगर एक दफ़ा हमला किया है तो बार बार किया है। तो इसीलिए ईरान पर इस हमले के बाद आपने देखा यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम्स हो गया ना, पिछले साल जून में हुआ, इस दफ़ा दोबारा हो गया फरवरी में। तो इसराइल के तो क्लियरली ये लगता है कि मिडल ईस्ट में वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी गेन करे। अब उसमें उनके रिलीजियस आइडियोलॉजी है, जो भी मकासद है उनके, बट वो तो बड़ा ऑब्वियस है। तो ये शायद ईरान का मामला अगर आज हल भी हो जाए तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या ये मामला मुस्तकिल बुनियाद पर हल हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। और इसीलिए जो खलीजी ममालिक है उनकी पोजीशन बड़ी जो है कॉम्प्लेक्स है, खासतौर पे वो जो कि चाहते हैं कि ये जंगबंदी रुके, लेकिन वो जब चाहेंगे कि जंगबंदी रुके तो ऐसी पोजीशन हो कि ईरान उतना ताकतवर ना हो कि उनके लिए एक मसला बना रहे, कांस्टेंट प्रॉब्लम बना रहे। और दूसरा वो ये भी नहीं चाह सकते, हाँ, लेकिन वो ये भी नहीं चाह सकते ना कि ईरान इतना कमजोर हो जाए कि इसराइल की फिर एक मोनोपोली हो जाए इस पूरे खत्ते में। तो उनके लिए सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है ना। वो ईरान को एक बहुत ताकतवर मुल्क देखना चाहेंगे जिससे उनको खतरा हो, और ये भी नहीं देखना चाहेंगे कि ईरान मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए और इसराइल जो है फिर जो चाहे वो करता रहे इस खत्ते में। क्योंकि आप देखें अब क्या कर रहे हैं इसराइलीज, उनका एक टेम्पलेट जो है ना वो बड़ा कमाल है, नेगेटिव वे में कमाल है। अब वो टर्की के खिलाफ भी एक बयानिया बनाना शुरू हो गए ना कि वहाँ पे जो रिजीम है, देखें वो किस तरह ज्यादतियाँ करती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, फलाना है। उसी किस्म का प्लेटफॉर्म, एक टेम्पलेट जो उन्होंने कभी गजा में हमास के खिलाफ इस्तेमाल किया या ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया। दिस इज़ वेरी डेंजरस। तो आई एम श्योर टर्की, सऊदी अरब भी देख रहे होंगे कि अगर ईरान बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज हो जाता है तो फिर तो एक इसराइल बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगा आने वाले सालों में। अच्छा, सऊदी अरब की मेज़बानी में अगर मुज़ाकरात होते हैं, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि शायद अगला राउंड जो है वो सऊदीया में हो जाए, क्योंकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ जा रहे हैं। सो यू थिंक कि कोई ना कुछ मतलब कोई पॉजिटिव साइन मिल सकता है? देखिए, राब्ते बिल्कुल हुए हैं, और इससे पहले भी चाइना ने, क्योंकि ऑब्वियसली ईरान और सऊदी अरब की बातचीत कराई थी, तो सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात ईरान के थे वो इतने ख़राब या स्टैंड स्टिल पे नहीं थे इस जंग से पहले जैसे माजी में हुआ करते थे। लेकिन बतौर सालिस सऊदी अरब मेरे ख्याल से एक्सेप्ट खुद भी नहीं करना चाहेगा, और ईरान का भी मुझे लगता है कि इरादा नहीं होगा कि सऊदी अरब बगैर सालिस करे, क्योंकि सालिस के लिए तो ज़रूरी है ना, या मीडिएटर के लिए ज़रूरी है कि दोनों तरफ से एतमाद हो। अब अगर ईरान ये कहता है कि आपकी सरजमीन पे अमरीकी बेसिस इस्तेमाल होते हैं और हम पर हमला होता है, दूसरी तरफ ईरान ये कहता है कि हम तो फिर जवाब देंगे, और सऊदी अरब कहता है कि जब हमले नहीं हो रहे तो आप क्यों हमारे सरजमीन पे हमले कर रहे हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि ये आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर अटैक कर चुके हैं, सऊदी अरब की तरफ से उस तरीके से तो नहीं हुआ, लेकिन यूएस ने बेसिस उनका इस्तेमाल अगर किए हों तो मेरे ख्याल से उनकी वो पोजीशन है नहीं जिसपे वो सालिस का रोल प्ले कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज मोर टू डू विद द टॉक्स जो हो चुकी है, क्या वे आउट निकाला जा सकता है। खलीजी ममालिक भी नहीं चाहेंगे कि ईरान का कंट्रोल रहे,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे। दूसरा, पाकिस्तान का अपना भी एक इशू है, आपने देखा वज़ीर ख़जाना भी यहाँ पर आए थे और उसके बाद ये खबर भी आई कि तकरीबन $5 बिलियन जो है वो कतर और सऊदी अरब हमें दे रहे हैं, तो वो एक पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट इशू है। आई थिंक ये इशू भी वहाँ पे शायद वो भी तो डिस्कस हो हमें जाएगा। वापस करना होगा ना, अगर मैं माशी इशू की बात करूँ तो वो भी तो वापस करना है, Absolutely। पाकिस्तानी अवाम नहीं वापस आज यूएई ने मांग लिया ना, और वो तो 30 साल पुराना एक कर्ज जी, अभी तक चल उसमें रहा है। उसमें तकरीबन $450-500 मिलियन जो 1996 के थे, 30 साल पुराने थे, जो हमने उनको वापस करने हैं। तो वो पैसे तो जो भी आप कर्जा लेंगे वो तो वापस करना होगा, बट शॉर्ट टर्म में क्योंकि पाकिस्तान के तकरीबन $4.8 बिलियन का आउटफ्लो होगा, जिसमें $3.5 बिलियन यूएई के है, यूरो बॉन्ड्स के 1.3 बिलियन है, तो हमें कहीं ना कहीं से अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए ये हेल्प फिलहाल चाहिए होगी। लेकिन आइडियली यही होता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो आप अपना एसेट बिल्ड करें ना, एक्सपोर्ट से लेकर आए, एफडीआई से लेकर आए, इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए, वो तो आ नहीं रहा, वो नहीं आ रहे, तो हमारा सारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बिल्ड हुआ है ऑन द लोन्स। अच्छा, मैं एक इस वक्त मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, क्योंकि जो हमें चीज़ें करनी चाहिए थी हमारी गवर्नमेंट को वो उन्होंने नहीं की, लेकिन आज का जो क्रेडिट है सफारती पहलू पे सब क्रेडिट ले रहे हैं, जो कि आई पर्सनली बिलीव कि वो हमारी अफवाज पाकिस्तान का भी क्रेडिट है, उतना ही है। देखिए, जो सियासी मामला हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के मामला हो विद इन पाकिस्तान, उस पर तो हमारा काम है कि हम उनसे सवाल भी करें, उनको अकाउंटेबल ठहराएं, ये हमारा काम है करना। बिल्कुल। दो चीज़ों की मुख्तलिफ कामयाबियों को आप उससे नहीं जोड़ सकते कि अगर आपने इंडिया के खिलाफ जंग जीत ली तो इसका मतलब है पाकिस्तान में आपसे कोई सवाल नहीं होगा, चाहे वो आपकी गवर्नेंस के हवाले से हो, चाहे 2024 के इलेक्शन के हवाले से हो, चाहे ह्यूमन राइट्स के हवाले से हो। इसी तरीके से यहाँ पे डिप्लोमेटिकली आपकी बड़ी कामयाबी है, और सिविल और मिलिट्री साइड दोनों की है इन मुज़ाकरात में, जहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार थे, आपके फील्ड मार्शल भी थे मुज़ाकरात में। आपने देखा भी, फुटेजेस भी आई थी जब दोनों वफूद आए तो वो उनको रिसीव करने भी वहाँ पे गए थे, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि देखें ना, ईरान वो मुल्क था जिसने 2 साल पहले पाकिस्तान की सरजमीन को वायलेट किया, हमने उसका जवाब दिया। अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर डबल गेम के इल्ज़ाम लगाता रहा है, कहता रहा है कि ट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं है, और हमारा एक ट्रांजैक्शनल बेस्ड रिलेशनशिप था उनके साथ। लेकिन आज अगर दोनों एतमाद कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान ठीक कर रहा है। बट हैविंग सेड दैट, अगर यहाँ पे कोई गवर्नेंस के इशूज हैं, अगर मरीम नवाज साहिबा 11 बिलियन का जहाज लेती हैं तो उस पर तनकीद होगी। अगर हुकूमत ये बार बार दावे करती है कि हमने ऑस्टेरिटी के जरिए बड़ा खर्चा कम कर दिया है, तो हम उस पर सवाल उठाएंगे कि कैसे कोई यकीन कर ले कि 60% गाड़ियां या 50% गाड़ियां पार्क्ड हैं, और अगर पार्क्ड है तो पार्क्ड ही रहने दें, इसको महीने 2 महीने का ना बनाए, इसको फिर आप एक लंबे अरसे तक चलाएं, क्योंकि देन यू कैन वर्क विदाउट दोस कार्स। तो उन चीज़ों पे तो सवालात उठते रहेंगे। मेरे ख्याल से इन दोनों चीज़ों को मिलाकर ही देखना चाहिए। ओवरऑल पाकिस्तान के सफारती किरदार को आप किस तरह देख रहे हैं? अच्छा है, मेरे ख्याल से बेहतरीन है, और एक हमें हाई मिला जंग जीतने के बाद पिछले साल, और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल पाकिस्तान का नाम लेके फेवरेट फील्ड मार्शल प्राइम मिनिस्टर को वो कहते हैं कि बड़े कॉम्पिटेंट है, तो पाकिस्तान को एक हाई मिला। और ये सिचुएशन मुझे नहीं याद पड़ती कि इस तरह की हमने लास्ट कब देखी है, जब खलीजी ममालिक से मेजॉरिटी ऑफ देम उनसे अच्छे ताल्लुकात, चाइना से अच्छे ताल्लुकात, ईरान से अच्छे ताल्लुकात, अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात, EU से अच्छे ताल्लुकात, अभी तक GSP+ हमारे पास मौजूद है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने अच्छा रोल प्ले किया, एक बैलेंस्ड अप्रोच। और मुझे लगता है इसकी वजह ये, जिसकी वजह से विद इन पाकिस्तान भी सपोर्ट है, वो ये कि आपकी पोजीशन जो है ना, वो ये नहीं देख रही कि यार कौन सुपर पावर है और हम उनके साथ खड़े हो जाएं, हमारा मफाद किसके साथ है सिर्फ उसके साथ खड़े हो जाए। हम एक प्रिंसिपल पोजीशन पे है, हमारी प्रिंसिपल पोजीशन है कि पीस आना चाहिए और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और इसमें हमारा अपना मफाद इस तरीके से है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान की मईशत के लिए ये जंग खत्म होना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, आपने सुना कि शहजाद इकबाल साहब ने बहुत ही तफसील से अपना तज्जिया दिया